बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने कल के वीलॉग में, रात को जो आखिरी वीलॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि आसार ये नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघल जाएगी और जो ये सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जाने पड़ी थी। दौरा सऊदी अरब के बाद जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई मोहम्मद बिन सलमान से, और उसके बाद फिर वो जनाब आए एपेक्स कमेटी में बैठे अली बिन गंडापुर साहब वहां पर मौजूद थे। तो अब ये लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ सूरत हाल को डिफ्यूज किया जाएगा और इमरान खान को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। और तीन अहम लोग इमरान खान साहब के पास पैगाम लेकर भी गए डाला जेल में मुफाहमत का सुलह का, लेकिन इमरान खान ने ठीक ठाक उनकी सबसे पहले क्लास ली और फिर उन्होंने कहा कि मेरी डेड बॉडी तो अडाला जेल से जाएगी, लेकिन मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर नहीं जाऊंगा। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर अब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आज जुमे का दिन और रमजान मुबारक का दूसरा जुमा, और जुमे के दिन ताज़ा हवा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए पहला झोंका है। ये बहुत बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी खुशखबरियां हैं कि इमरान खान की दबंग वापसी हुई है और कुछ बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो आज उल्टे हैं। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं उन्हें आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है जनरल फैज मीर साहब के हवाले से कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उनको उड़ा के रख दिया है और एक बहुत बड़ा फैसला उनकी जानिब से दिया गया है। वो उसका मुकम्मल हवाला आज के फैसले का आपके सामने रखना है। और फिर तीसरी खबर कि मुराद सईद और हमाद अजहर उनको कत्ल करने का एक प्लान तैयार हुआ है। ये कत्ल करने का प्लान किसने तैयार किया, एक बहुत खतरनाक खबर है। ये भी मुकम्मल डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो फॉर्म 47 वाले हैं उनसे इंतखाबी धांधली पर क्या बात करूं, मैंडेट चोरी हुआ है, हुकूमत गैर आईनी है, फॉर्म 47 फॉर्म 45 तब्दील किए गए, हुकूमत को नहीं मानते, चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत को क्या डिलीवर करेगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेशी के बाद वो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इमरान खान कभी डील नहीं करेगा। डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया है, उस पर असदुद्दीन को बुलाना चाहिए। साइफर साजिश थी, अपने आज भी अपने बयान पर खड़े हैं। गैरतमंद पाकिस्तानी के घर में मुदाखलत भी हो तो ये साजिश है। साइफर आने की तस्दीक उस वक्त के सफीर ने भी की थी। इमरान खान को इस पर सदा हुई कि अगर साइफर नहीं था तो इमरान खान को गलत सदा हुई है। यानी कि दोनों तरफ से पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान साहब बेनिफिशियरी हैं कि अगर साइफर तो था ही नहीं, अगर साइफर तो एग्जिस्ट नहीं करता था, अगर साइफर पाकिस्तान आया नहीं था तो इमरान खान साहब को किस केस के अंदर आपने सजा दे दी है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला स्टैंड करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर साइफर आया है तो इमरान खान साहब ने उसको डिक्लासिफाई तो नहीं किया। इमरान खान साहब ने काबीना के सामने डिक्लासिफाई किया, उसको जनाब जो उसके मुताबिक अथॉरिटीज थी उनको भेज दिया कि साइफर ये है। और आज तक वो चीफ जस्टिस के चैम्बर पर पड़ा है, आज तक वो साइफर कौमी असम्बली के जो है वो स्पीकर उनके चैम्बर में पड़ा है। क्या उसको खोलने की तौफीक हुई? उसको खोलने की जनाब तौफीक नहीं हुई। तो उन्होंने जो है उस पर मजीद ये कहा कि इमरान खान जो है मुदाखलत थी या साजिश। गैरतमंद पाकिस्तानी जो है वो कभी इसके ऊपर समझौता नहीं करेगा। साइफर से मुतालिक डोनाल्ड लू के बयान की पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने तस्दीक की थी। तो असद मजीद को बुलाकर पूछना चाहिए कि क्या ये बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी। अब आज है दूसरी जानिब के KP की असम्बली और गवर्नर जो KP के हैं वो एक दूसरे के आमने सामने है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने एक नया जो गेम प्लान तैयार किया है कि जो KP की असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा और यूं जो वहां पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले MPs हैं वो अपना हलफ नहीं उठा सकेंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले पहले इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। तो यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 सेनेट की सीटें जो है वो हाथ लग सकती हैं, 4 इजाफी सीटें मिल जाएंगी। तो KP के असम्बली का इजलास बुलाने पर स्पीकर और जो गवर्नर है वो आमने सामने आ गए हैं। स्पीकर का इजलास बुलाने पर जो बाबर सलीम स्वाति है उन्होंने महकमा कानून से राय मांग ली है। स्पीकर सेक्रेटेरिएट ने ऐलान किया कि आज असम्बली इजलास नहीं होगा, जबकि गवर्नर गुलाम मलिक ने सूबाई असम्बली का इजलास आज तलब कर रखा है, जिसमें मखसूस रिश्तों पर मुंतखब खवातीन और अक़लियती नुमाइंदों ने हल्फ उठाना है। स्पीकर कौमी असम्बली ने KP की असम्बली ने महकमा कानून से पूछा है कि क्या गवर्नर का इजलास बुलाना कानून के मुताबिक है या नहीं है। इजलास के हवाले से असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ऐलान किया कि जुमा को असम्बली इजलास नहीं होगा और महकमा कानून के मुताबिक का जवाब का इंतजार है, जिसके बाद फैसला किया जाएगा। और स्पीकर को KP की असम्बली ने महकमा कानून को भेजे गए रास्ते में लिखा है कि असम्बली इजलास बुलाने का गवर्नर का ऑर्डर अपोजिशन लीडर अबादुल्ला जाती तौर पर सेक्रेटरी के दफ्तर में पहुंचाया है, जो गवर्नर हाउस से खत-ओ-किताबत का दुरुस्त का कार्य नहीं है। तो ये जनाब सारी सूरत हाल आपके सामने है।
वहाँ पर भी ये एक आईनी सूरत हाल जो है वो जन्म लेती हुई आपके सामने दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको अदालत से एक बहुत बड़ी सज़ा कहें तो कहना गलत नहीं होगा। जनाब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक केस लगा हुआ था, जैसे शौकत अली सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इनको जनाब बरतरफ किया गया था और इन्होंने ये इल्ज़ामात आयद किए थे कि इनकी बरतरफी के पीछे जनरल फैज़ हमीद साहब का हाथ था। जनरल रामे का नाम जो है उसमें लिया गया, ब्रिगेडियर जो है उनको बताया गया कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने इनको जो है वो जज के ओहदे से हटा दिया था। ये एक इल्ज़ाम आयद किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक अहम तरीन फैसला सुना दिया है और जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जो है वो कलदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस कादी फाइसा की सरबराही में 5 रुकनी अजर बेंच ने महफूज शुदा फैसला आज जारी कर दिया है और केस ताखीर से मुकर्रर होने की वजह से शौकत अली सिद्दीकी की 62 साल उम्र पूरी हो चुकी है और उम्र पूरी होने की वजह से शौकत अली सिद्दीकी जो है वो अपने ओहदे के ऊपर बहाल नहीं किया जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि शौकत अली सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं और शौकत अली सिद्दीकी को रिटायर्ड जज की तमाम मराद दी जाएंगी। तो ये जनाब एक बड़ी अहम तरीन खबर है और एक अच्छी खबर है कि चले आज इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। लेकिन ये धचका जो है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को नहीं, ये जो जनाब रिटायर्ड हो चुके हैं और जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर मुख्तलिफ केसेस भी हैं, जनरल बाजवा साहब के ऊपर केसेस हैं। तो अब ये मामला है कि क्या उनको बुलाकर पूछा जाएगा, क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट उसका जवाब देगी? तो ये एक अहम तरीन सवाल हो सकता है। लेकिन ये एक धचका हो सकता है एक्स इस्टेब्लिशमेंट को। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में इसमें कोई मुदाखलत नहीं है, ना मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को इसमें कोई नुकसान नजर आता है, ना उनको इसमें कोई फायदा है। तो ये चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब जो हैं वो उन्होंने एक बारीक वारदात डाली है, यानी कि वो जो उन्होंने गंदे कपड़े धोए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो अब उसको साफ करना चाहते हैं कि वो अपने गंदे कपड़े किसी और पर झाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा होता वो जनाब दिखाई नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरीके से वो उनका इमेज जो है वो बहाल हो जाए। लेकिन अब आवाम जो है वो आपको पता है कि जैसे इन्होंने गैर आईनी फैसले दिए, जैसे इन्होंने एक पार्टी को दीवार से लगाया, जैसे इन्होंने इमरान खान के बॉक्स के अंदर आकर पाकिस्तान में गैर आईनी सिचुएशन को क्रिएट किया, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार, इस क्याउस के जिम्मेदार जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब हैं। अब जनाब इस सारी सूरत हाल में मुराद सईद और अहमद अजहर को कत्ल करने का एक प्लान तैयार हुआ है। ये एक बड़ा खौफनाक और घिनौना प्लान है। आप सबको पता है कि मुराद सईद साहब जो हैं उनके नाम पर डबल ट्रिपल कार्ड लगा हुआ है और सब लोग वापस आ गए। अलीमीन गंडापुर साहब और दीगर लोग आपने देखे, सेनेटर फैसल जवेद साहब वापस आए, रूपोशी के बाद उस्मान डार, उमर डार, बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजकल मंजरेआम पर आ गए हैं। लेकिन अगर कुछ लोग मंजरेआम पर नहीं आ रहे, वो अहमद अजहर साहब हैं या फिर मुराद सईद हैं, ये अभी तक जो है वो सामने नहीं आए। मुराद सईद की जान को इंतहाई खतरा है। ये 9 मई जो है वो उसके वो सूरत हाल नहीं है, बल्कि 9 मई से पहले ही मुराद सईद साहब जो है उनके नाम पर रेड लाइन थी और ये रेड लाइन अभी तक मिटी नहीं है। मोहन सराई साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर हमारी वापसी का चांस है, वरना प्लान कुछ और है। प्लान यह है कि उठाकर गायब कर दिया जाएगा। मुराद सईद अहमद अजहर की जान को खतरा है। उनको जनाब ये इनका कोई FIA वाला मामला नहीं है, उनकी गिरफ्तारी का मामला नहीं है, उनके कोर्ट्स का मामला नहीं है, बल्कि उनके लिए प्लान्स कुछ और है। और यही वजह है कि अहमद अजहर साहब ने जनरल सेक्रेटरी लाहौर और सदर से इस्तीफा दे दिया है और वो कहते हैं कि बतौर कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपना काम जारी रखूंगा। तो इससे एक चीज़ बड़ी बात होती है कि अहमद अजहर और मुराद सईद के लिए कोई गुंजाइश इस वक्त नजर नहीं आ रही और अहमद अजहर साहब जो हैं वो मंजरेआम पर नहीं आ सकेंगे। और यही वजह कि उन्होंने पहले भी ऐलान किया था कि वो लाहौर लिबर्टी में आएंगे, वो जो एहतजाज हो रहा था, लेकिन पुलिस की बहुत बड़ी तादाद उनको लेने वहां पर पहुंच गई थी और वो वहां पर नहीं पहुंच सके थे। मुराद सईद साहब अभी तक जो है वो उनकी एक तस्वीर जो है वो सामने आई थी कि उन्होंने दाढ़ी रख ली है, ऐनक लगा ली है, लेकिन जनाब वो भी अभी तक जो है वो उनका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पर मौजूद हैं, किस जगह पर हैं, कौन से इलाके में है, कौन से शहर में है, कौन से सूबे के अंदर है, या मुल्क छोड़ के अंदर चले गए हैं या मुल्क के अंदर है। अभी तक कोई इनकी जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास या किसी और के पास जो है मौजूद नहीं है। लेकिन अलबत्ता इनके खिलाफ खौफनाक प्लान्स मौजूद हैं कि जब अगर ये सामने आ जाते हैं तो इनको उठा लिया जाएगा और टाइम फिश किया जाएगा और इनको रास्ते से हटाने का एक प्लान मौजूद है कि जो है वो इनको कोई जाली पुलिस मुकाबले में मार दें या कुछ भी कर सकते हैं। कोई जो है वो छोटी मोटी बात नहीं है इनके लिए, ये तो आम सी बात है जनाब, मारना पीटना। तो ये दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए ताज़ा हवा का प्यारा झोंका है और इमरान खान साहब की आज जनाब दबंग वापसी हुई है और ये वापसी ने इस वक्त जो है वो बड़े बड़े पिलर्स जो हैं वो हिला के रखती हैं। जनाब इमरान खान साहब के हवाले से ये आज से बात नहीं हो रही, जब वो क्रिकेट के मैदानों में गया वो क्रिकेट के मैदानों का बादशाह बनकर बाहर आया, उसके हवाले से ये बात की जाती थी कि वो फास्ट बॉलर नहीं बन सकता, उसने बनकर बताया, बल्कि वो पूरी दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बना। उसके बारे में कहा गया कि आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। उसने गली की छोटी मोटी टीम लेकर वो गया और 92 का वर्ल्ड कप जीता। वो अपनी पूरी टीम को कहता था कि फिक्र ना करो, मेरा कैंसर हॉस्पिटल बनना है, यानी कि ही इज बाउंड टू सक्सीड, आप इस इंसान का कुछ नहीं कर सकते। उसने 92 का वर्ल्ड कप आपको जीत कर दिखाया। फिर जब वो कैंसर हॉस्पिटल बनाने गया, सबने कहा कि आप इसको चंदा ना दें,
عمران خان کینسر ہاسپٹل نہیں بنا سکتا. یہ ہاسپٹل جلد بند ہو جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سب سے پہلے کینسر ہاسپٹل بنا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. وہ آج بھی وہاں پر غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے. جب وہ سیاست کے میدانوں میں آیا, سیاسی پنڈتوں نے کہا کہ عمران خان وہ ایم این اے نہیں بن سکتا, وہ ایم این اے بھی بن گیا. پھر کہا گیا کہ آپ وہ وزیراعظم پاکستان نہیں بن سکتے, آپ وزیر پاکستان تو کیا آپ کو شیروانی کا ایک بٹن بھی نہیں دیا جائے گا. وہ پاکستان کا وزیر اعظم تو کیا وہ دنیا کا بہت بڑا لیڈر بن گیا, وہ عظیم لیڈر بن گیا, اس کے پیچھے پاکستان کی قوم کھڑی ہے, وہ پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کی ایک پہچان بن گیا, وہ پوری دنیا کا ایک مان بن گیا. وہ اس کے لیے وزیر اعظم یا صدر پاکستان کے ہوتے بہت چھوٹے ہیں, وہ اس سے بہت, اس کا قد اس سے بہت بڑا ہے. آج عمران خان صاحب پوری قوم کی ریڈ لائن بن گئے ہیں. اگر قائد اعظم کے بعد پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا لیڈر کسی ماں نے پیدا کیا تو شوکت خانم نے کیا, وہ اس کا نام عمران احمد خان نیازی. تو جناب مجھے یہ خوف آتا ہے کہ آپ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے آپ نے نظام ننگا کر دیا, آپ نے نظام اس کے منہ پہ جو نقاب لگا ہوا تھا آپ نے وہ نقاب اتار دیا, وہ بے نقاب ہو گیا. تو خیر جناب آپ اب یہ دیکھیں کہ وہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتا, وہ 7-8 ماہ وہ جیل کے اندر ہو گئے اس کو, وہ آج تک اس نے یہ بات نہیں کی کہ مجھے جیل سے نکال دیں. اس کے سامنے معافیا مانگی جا رہی ہے, اس کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ خدا نہ واسطے خان صاحب جیل تو باہر چل جاؤ. خان صاحب جیل سے باہر جانے کا نام نہیں لے رہا. وہ کہتا ہے کہ جناب یا تو یہ میری موت ہوگی یا پھر اس سسٹم کی موت ہوگی, دیکھتے ہیں کہ کون مرتا ہے. وہ جناب ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے, وہ ڈیل نہیں کر رہا, وہ بار بار کہتا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا, یہ میرا ملک ہے, میں یہاں پاکستان میں رہوں گا. تو وہ پاکستان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا. تو جناب آپ یہ بھی دیکھیں, پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اقتدار میں نہیں آئے گا. بھائی سب سے زیادہ اگر کسی کا پولیٹیکل انالیسس پاکستان کے اندر اگر کوئی ٹھیک بات کرتا ہے تو وہ خان صاحب ہے. اس نے جتنی پیشن کو کی وہ ساری ماضی کے اندر جو ثابت ہوئی. آج بھی وہی بات کرتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں آئے گا, وہ 1000 میں سے 1000 مرتبہ آپ کو غلط ثابت کرے گا, اور وہ بتائے گا کہ وہ اقتدار میں آئے گا, اور وہ بتا کر نہیں آئے گا, اور وہ ایسے آئے گا کہ وہ تمہاری منجی ٹھوک کے رکھ دے گا. تو خیر جناب اب جو تازہ ہوا کا جو پہلا جھونکا ہے خان صاحب کے لیے, سنم جاوید کو سینٹ الیکشن لڑنے کی جناب اجازت مل چکی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ اپیل ٹریبونل نے قاضی احمد کے مسترد کرنے کے خلاف پاکستان تحریک انصافی کارکن کی درخواست کو منظور کر لیا ہے. اب آپ کو سنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ سینٹ کے اندر نظر آئیں گی, بہت بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز, بہت بڑی پار اور بہت بڑا ووکل پاکستان تحریک انصاف کا, اور کافی عرصے سے جیل کے اندر ہیں. تو یہ ایک ان کو ریوارڈ ملا گیا کہ آج وہ سینٹ کا وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ جناب کچھ کئی ماہ سے 9 مئی کے بعد جیل کے اندر ہیں, اور ابھی تک جناب وہ کھڑی ہوئی ہیں, ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں. ان کو جناب الیکشن لڑنے کی اجازت مل چکی ہے. البتہ زلفی بخاری جو ہیں ان کو یہ الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے وہ جناب نہیں دی گئی. دوہری شہریت کا معاملہ ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ جناب نہیں لڑ سکتے. تو لہٰذا یہ ایک بڑی اہم ترین خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ چلیں جو تازہ ہوا کا جھونکا ہے کہ جو مراد سعید کی جو واپسی ہے اس کے اوپر سوال نشان ہے کہ کیا ان کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ کے پی کے سے اجازت دی جائے گی. تو یہ ایک اہم ترین سوال ہے. اور اڈیالہ جیل سپرنٹنڈنٹ جو ہیں انہوں نے عمران خان کی آن لائن ملاقات کروانے سے انکار کر دیا ہے. یہ آن لائن ملاقات کی بات ہوئی تھی کہ خان صاحب وہاں پر بیٹھ کر آن لائن ملاقاتیں کر سکیں گے, اور جیل رولز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں ہے. موقف جو یہ اپنایا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ جیل اتھارٹیز جواب میں یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر پنجاب کا اقدام غیر قانونی ہے. عدالت نے جناب اس کے اوپر ریمارک سے دیے ہیں. تو یہ آج کی تمام تو ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس طرح پر عظمی خیال کرنے لگے. مان پاکستان زندہ باد.